जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सीखो लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पॉलिटी का नोट्स है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ये क्लास आपके लिए बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आइए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपे गए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार 1765 में सौंपे गए। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास, मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। सत्रह के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो 1773 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो बंदोबस्त अधिनियम के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को बंदोबस्त अधिनियम भी कहा जाता है। 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को ध्यान रखिएगा। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र भी कहा जाने लगा? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को परिषद में कमांडर इन चीफ पद का भी प्रावधान किया गया? तो कमांडर इन चीफ पद का प्रावधान 1786 के अधिनियम के द्वारा किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा वीटो का भी प्रावधान किया गया गवर्नर जनरल के लिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। विलियम पिट अंग्रेज के प्रधानमंत्री यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उसी वक्त आया था। साथियों, हम लोग सुपरफास्ट में रिवीजन करते चलेंगे इसका। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति कब प्रदान की गई? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारतीयों को 1 लाख रुपए शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल पद के व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम डॉट के द्वारा किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल का पद सर्वप्रथम 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा सृजित किया गया। साथियों, ध्यान रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे तो 1773 हो जाएगा, 1773 हो जाएगा, और भारत का गवर्नर जनरल पूछे तो 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? 1853 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था। निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य
को हस्तांतरित कर दिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में हस्तांतरित कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद सृजित किया गया? निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद सृजित किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद सृजित किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में हस्तांतरित कर दिया गया? तो 1858 का अधिनियम था। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई? किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत की गई? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा भारतीय को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा 1861 में। किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिली? लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को कब मान्यता मिली? तो 1861 में। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिली। 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने अध्यादेश की अवधि कितनी होती थी? अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई? किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई? तो 1892 के द्वारा जो है केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? किस अधिनियम द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1892 भारत परिषद अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। निम्नलिखित में से पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? एसोसिएशन बनाने का प्रावधान सर्वप्रथम जो है 1909 में किया गया। 1909 मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। कब? 1909 में। 1909 में ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया। साथियों, अगर चाहते हैं कि इसी तरह से आपके लिए हम क्लास लेकर आते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तभी आपको बताया मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को जन्म दिया गया। 1909 का अधिनियम संबंधित है तो पृथक मताधिकार से मुस्लिमों को अलग से मतदान करने का अधिकार दिया गया था। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले डॉटर द्वारा शुरू की गई। कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो है कब शुरू की गई? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू की गई थी। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो 1909 के द्वारा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी। साथियों, सभी क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी PY क्यू क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन जो है छूटना नहीं है, सभी क्वेश्चन को रट जाना है। जितना बता रहे उतना आपका दरोगा कोई नहीं रुकने वाला है। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई? तो 1909 में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 में आरंभ हुई। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल किसके द्वारा लाया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल लाया गया 1909 में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या की गई थी। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी कब दी गई? तो 1909 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई? तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लगा।
और केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को भी अलग कर दिया गया है। केंद्रीय बजट या राज्य बजट कहिए को भी अलग किया गया था 1919 में। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के द्वारा। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के द्वारा। और 1935 के द्वारा जो है 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लगा था। अगर पूछे कि केंद्र में द्वैध शासन कब लगा तो 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लगा। और अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था तो इसमें हो जाएगा केंद्र में कौन सा लाया था 1919। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था तो इसका 1919 हो जाएगा। और केंद्र में द्वैध शासन पूछे तो 1935 होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर द्विसदनीय पूछ रहा है तो 1919 होगा। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका जैसे कि अभी होता है विधायिका लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया था। और द्वैध शासन पूछेगा, केंद्र में द्वैध शासन पूछेगा तो 1935 लगाएंगे। द्वैध शासन और द्विसदनीय व्यवस्था दोनों अलग अलग है, इसको ध्यान रखेंगे साथियों। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के द्वारा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में कब लागू होती है तो 1919 में। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में कब लागू होती है तो 1919 में। और द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में कब लागू होती है तो 1935। अगर केंद्र पूछे तो 1935 और राज्य पूछे तो 1919। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ 1919 के द्वारा हुआ था। निम्न दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई तो 1919 के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है 1919 के द्वारा। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार इसको कहा जाता है। और मार्ले मिंटो सुधार कहा जाएगा तो 1909। मार्ले मिंटो सुधार कहा जाएगा तो 1909 और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। 1919 में केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिए गए। किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था तो 1919 के द्वारा जो है वैधानिक आयोग का गठन किया गया। और यही वैधानिक आयोग 10 वर्ष न आकर मात्र 8 वर्ष में जो है गठन कर दिया जाता है, जो कि साइमन कमीशन यही है वैधानिक आयोग जिसका गठन 1927 में किया गया था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था। प्रांतों में दोहरा शासन इसका मुख्य सार था। किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तो लोक सेवा आयोग का गठन जो है 1926 में किया गया। 1919 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में
लागू किया गया है? एक संघीय व्यवस्था। देखिए अभी बताएं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 के तहत किया गया और केंद्र में द्वैध शासन 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था और संघीय व्यवस्था यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया था 1935 के तहत। देखिए अखिल भारतीय संघ की स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की थी? तो संघीय शासन व्यवस्था किसने की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था लागू किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। अभी अवशेष शक्तियां किस में है? तो केंद्र सरकार में निहित रहती हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा 1937 में भारत से अलग होता है। एक्ट कौन सा है? 1935 का भारत शासन अधिनियम है और 1937 में बर्मा भारत से अलग होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? तो 321 धाराएं भारत शासन अधिनियम 1935 में थी। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा होती है? तो देखिए इसमें भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं होती है क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है। तो बता देते हैं आपको कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के तहत हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत? 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संविधान यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। देखिए 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इससे लगभग 250 अनुच्छेद जो कट कॉपी पेस्ट कर लिया गया है हमारे संविधान में। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है केंद्र में द्वैध शासन लगा और प्रांत में जो है स्वायत्तता दे दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की है? तो अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था किया गया। अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया? क्या बोल रहा है? भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो आपको अभी हम बताएं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो गवर्नर जनरल को। अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई संघ में? तो गवर्नर जनरल को। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो देखिए ये सब तो ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में जो है ऐतिहासिक कदम लिया, क्योंकि 1773 में फर्स्ट बार आया जो कि भारत में कानून व्यवस्था लागू करने के लिए प्रथम बार समझिए नींव पड़ा। 1833 भी जो विकास में कारगर था। 1919 भी आया, लेकिन 1955 आज़ादी के बाद आया। 1955 आज़ादी के बाद आया, जो उस समय तक हम लोग का संविधान जो है 1949 में बनकर रेडी हो गया, 1950 में लागू भी हो गया। तो ये राइट आंसर यही हो जाएगा। प्रोटेक्शन सिविल राइट्स एक्ट जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संवैधानिक सभा के चुनाव किस वर्ष आयोजित किए गए? जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है चुनाव कब हुआ? तो जुलाई और अगस्त 1946 में जो है इसका चुनाव हुआ था। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? कैबिनेट मिशन आने के बाद। कैबिनेट मिशन आने के बाद केंद्र में जो है अंतिम सरकार की स्थापना होती है। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया लॉर्ड माउंटबेटन था। और उपाध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन जो है इसका मुखिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को किया गया। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए राजगोपालचारी सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसमें हो जाएगा, अभी आपको बताया कि राधा कृष्णन। रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? नेहरू की सरकार में कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर कानून मंत्री थे। उन्नीस सौ 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मंत्रालय था, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन हुए? वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन 1983 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? तो अच्युत पटवर्धन अंतिम सरकार के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर हुए। आइए अब
लेवल 2 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेवल 1 के क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देख चुके हैं, अब लेवल 2 के क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, तो बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। और साथियों, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप एक दिन पहले जो है सब्जेक्टिव इसका किसी भी किताब से पढ़ लीजिए, लुसेंट पढ़ लीजिए, क्राउन पढ़ लीजिए, या किसी भी घटना चक्र पढ़ लीजिए, लेकिन किसी किताब से सब्जेक्टिव पढ़कर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको हम पूरा बता देंगे। क्योंकि जितना आपको रोशन आनंद सर के द्वारा बिहार दरोगा टारगेट बैच में पढ़ाया जाएगा, पूरा का क्लास यहाँ पर हम यूट्यूब पर एनालिसिस करा देंगे। बशर्ते आपको सपोर्ट करना होगा और लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना होगा। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था, जिसने 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने ब्रिटेन की संसद को भारत में विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। देखिए, ब्रिटेन की संसद के द्वारा फर्स्ट बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इससे पहले कोई एक्ट नहीं आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आइए इसका देखते हैं। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता था। 1784 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, हम लोग जानते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा नाम से 1784 के अधिनियम को जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट राइट आंसर हो जाएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक एवं राजस्व संबंधी सभी मामलों को पूरी तरह नियंत्रण रख सका था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग नहीं सॉरी साथियों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा तो जो है कंपनी दीवानी, सैनिक और राजस्व मामलों को ब्रिटिश सरकार को जानकारी देना अनिवार्य कर दिया। लेकिन नियंत्रण कोर्ट ऑफ कंट्रोलर के गठन के द्वारा ही किया गया। तो एक कोर्ट ऑफ कंट्रोलर का गठन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, अभी आपको बताया कि वीटो इसी के तहत मिला था। और फर्स्ट बार किसको मिला? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों को प्रशासन में नौकरी या जॉब कहीं मिलना शुरू हो गया, यानी भेदभाव को खत्म किया गया। 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1853 के अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए देखते हैं। इसके द्वारा गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। सही है, गठन किया गया था। इसने सिविल सेवकों को भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था आरंभ की। ये भी सही है, खुली प्रतियोगिता व्यवस्था शुरू किया गया था, यानी 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो किसी भी विषय का निर्णय ले सकती थी। तो सही है सर कि 1858 में 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था और एक राज्य सचिव का गठन किया गया था। भारत के लिए एक सचिव पद का भी गठन किया गया था।
तो सही हो जाएगा 1858 के अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए। हाँ, क्रांतिकारी परिवर्तन क्या हुआ, इसका जो है 1858 में सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चल गया। तो दोनों कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति मिली? तो 1892 के अधिनियम के द्वारा जो है बजट पर बहस करने की शक्ति दिया गया, और भी अनुपूरक बहस करने की शक्ति दिया गया था। निम्नांकित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन, भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल किया गया? तो 1909 में जो है मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए किया गया। 1919 में एक कदम और आगे बढ़कर जो है कि सिख, यूरोपियन, क्रिश्चियन, ईसाई को भी अलग पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार में कौन सी एक मांग स्वीकार की थी? परिषदों की आकार में विस्तार। परिषदों के आकार में विस्तार को स्वीकार कर लिया गया था मार्ले मिंटो सुधार में, जिससे परिषद की संख्या जो है 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया था। परिषद में केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्वतंत्रता होने के पश्चात भी जब तक हम लोग का संविधान नहीं बन जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा ही शासन चलाया गया। कौन सुमेलित नहीं है उसको सुमेलित। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार, इसके तहत जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिला मुस्लिमों को। भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा, हम स्प्रिंट है 1835 नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 स्वशासन को जन्म दिया, ये भी ठीक है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। लेकिन साइमन कमीशन जो है 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम में जो नियम बनाए गए थे उसकी जांच करने के लिए आया था 1927 में। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। और भारत विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था, इसलिए राइट आंसर यही हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। ये लेवल 3 के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो है सुमेलित करने के लिए कर रहा है, आइए इसको मिलान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के नियामक यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आगमन की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में आगमन और प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। ईसाई कहिए या इंग्लिश कहिए, बात बराबर है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा नियंत्रक परिषद यानी 2, इसका हो जाएगा 1, इसमें 3 और 4, 2 1 3 4, इसका उत्तर हो जाएगा देख लेते हैं 2 1 3 4। तो राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा 2 1 3 4। आइए
दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है, चाय और चीन के छोड़कर 1813 का चार्टर एक्ट जो है समाप्त कर दिया गया था। दूसरा कह रहा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य के क्षेत्र पर ब्रिटिश राजा ने ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। नहीं, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया था, क्योंकि ब्रिटिश संसद का नियंत्रण तो 1858 से स्टार्ट होता है और 1813 की बात हो रहा है यहाँ, तो नियंत्रण में नहीं आया था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। कह रहा है सुमिलित कीजिए, मिलान करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, आपको जो याद है उससे शुरुआत करना चाहिए। तो आइए, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है प्रांतीय स्वयं सत्ता की शुरुआत की गई थी। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। और द इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 के द्वारा निर्वाचन की शुरुआत किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, उसके बाद जो है 4, 2, 4, 3 और 1, 24, 31, 2, 4, 3, 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 2, 4, 3, 1 यानी राइट आंसर उत्तर ए हो जाएगा। 4 का ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तब प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। तो ये प्रांतों में द्वैध शासन किया गया था। तो ये राइट हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1909 के तहत किया गया था, 1919 के तहत नहीं किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल 1909 के तहत किया गया था। केंद्र प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। देखिए, 1919 के तहत केंद्र और प्रांतों की विधायी शक्ति का बंटवारा यानी अलग अलग कर दिया गया था। केंद्र और प्रांतों का विधायी शक्ति का बंटवारा किया गया था, यानी 1 और 3 राइट उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय माने जाते हैं? तो आरक्षित विषय देखिए, न्याय माना जाता है, भू राजस्व और पुलिस आरक्षित विषय के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय स्वशासन जो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन का सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन किसको निर्दिष्ट करता है? तो डी, प्रांत में प्रायोजित विषयों के 2 प्रवर्गों को निर्दिष्ट करता है। प्रांतों में प्रायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन यही निर्दिष्ट करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु के महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। गलत है, ये नहीं होगा। आइए दूसरा देखते हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों पर प्रावधान किया गया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान
किए गए। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही हो जाएगा, राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? तो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए, ये विशेषता नहीं है। बाकी अखिल भारतीय संघ, ये विशेषता 1935 के है। प्रांतीय स्वयं सत्ता भी शुरू किया गया था, तो ये भी विशेषता है। इसने प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया, 1935 के तहत सही है। इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने कानून बनाने के प्रयोजन में गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। सही है, गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया था 1861 में। गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, गलत। गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत था, यानी केवल उत्तर ए हो जाएगा। आइए साथियों, क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। और चाहते हैं कि जब भी हम अपना क्लास अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले क्लास में हम लोग जो है भारत के संविधान के निर्माण को जो है हम लोग पढ़ेंगे। एक बार और बता दें कि ज्ञान बिंदु का नोट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि दरोगा के लिए डेडिकेटेड है और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ऐसे आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें पॉलिटी आता है, तो समझ लीजिए कि पॉलिटी के लिए रामबाण है। और हम लोग इसी तरह से सुपरफास्ट में रिवीजन करते चलेंगे। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।